के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मुंबई कैसे बनता जा रहा है ग्लोबल हॉटस्पॉट, आइए आपको दिखाते हैं। सिर्फ मॉस्को एक ही शहर है जहां पर कोरोना संक्रमण बढ़ने की रफ्तार मुंबई से ज्यादा है, वरना मुंबई आज सबसे बड़ी चिंता का सबब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। हम आपको दिखाएंगे बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर वो बातचीत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह होती जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 56,948 तक पहुंच गए हैं, जबकि पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 1,58,333 है। यानी देश में कुल संक्रमित मरीजों की 1/3 से ज्यादा तादाद सिर्फ महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना संक्रमितों की तादाद ने पूरे देश की नींद उड़ा दी है। मुंबई में अब तक 34,018 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 8,404 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,097 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 1,044 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 32 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के मामले में मुंबई मॉस्को की राह पर है। दुनिया में सिर्फ मॉस्को ही एक ऐसा शहर है जहां रोजाना मुंबई से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। मुंबई का धारावी स्लम एरिया नासूर बना हुआ है। यहां सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बीच जमकर पॉलिटिक्स भी हो रही है। क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कैसे महाराष्ट्र सरकार और विपक्ष आमने सामने है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के नेता, महाराष्ट्र के सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आपका देवेंद्र जी आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, बीते दिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 105 मौतें एक दिन में हुई। कोरोना संक्रमण भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। आपको क्या लगता है, इतने खराब हालात क्यों हैं वहां? देखिए, महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और जिस प्रकार से कोरोना का प्रकोप महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, आज अगर हम विचार करें तो करीब देश के 36 से 37% जो मरीज है वो महाराष्ट्र के हैं और देश की 41% मौतें ये महाराष्ट्र में हुई है और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। और इसका एक विशेष रूप से कारण मुझे जो दिखाई देता है कि लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार की सख्ती महाराष्ट्र में होनी चाहिए थी वो सख्ती नहीं हो पाई। लेकिन अब मैं मानता हूं वो तो इतिहास है। अब तो जो परिस्थितियां है वो परिस्थितियां हमारे सामने है, चाहे वर्ली हो चाहे धारावी हो। एरिया स्प्रेड बड़े पैमाने पर यहाँ हमको दिखाई पड़ता है। बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग शहरों में भी कोरोना के मरीज बढ़े हैं। लेकिन महत्व की बात यह है कि आज मुंबई की स्थिति अगर हम देखें तो मुंबई में अस्पताल नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता, एम्बुलेंस नहीं मिलती, लोग रास्तों पर मर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सरकार ने जो चीजें करनी चाहिए थी, क्योंकि एक स्पाइक आएगा इसकी इत्तला सरकार को दी गई थी और कम से कम 1-1.5 महीना पहले दी गई थी और इस स्पाइक के लिए तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ये भी बताया गया था। पर दुर्दैव से सरकार ने उसको अंडर एस्टिमेट किया और वो तैयारी नहीं की। अभी कुछ उन्होंने सेंटर तैयार किए, नेस्को में किया है, एमएमआरडीए में किया है। कुल मिलाकर इसकी कैपेसिटी 3,000 है और मुंबई में रोज 1500-1700 पेशेंट ये कोरोना के पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये व्यवस्था बहुत कम पड़ने वाली है और इन व्यवस्थाओं में भी डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, अभी उसकी सारी व्यवस्था नहीं हो पाई है। और मैं आपको एक बहुत शॉकिंग बात बताना चाहता हूँ अंजना जी, कि जिस प्रकार से मुंबई में अभी कोरोना की पॉजिटिविटी बढ़ रही है, आप अगर मई महीने का उदाहरण ले तो अकेले मई महीने में 1 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जितने सैंपल लिए गए, उन सैंपल में से फेल सैंपल को अगर अलग कर दिया जाए तो करीब 32% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और पिछला एक हफ्ता 17 से लेकर 24 तारीख तक का हफ्ता अगर हम देखें तो उसमें उससे भी ज्यादा पॉजिटिव पाए गए। अच्छा, इसका परिणाम क्या है? तो परिणाम यह है कि उसके ऊपर कार्रवाई करने की जगह मुंबई में सैंपल्स को कम करने का काम किया गया है। आज मुंबई में 10,000 सैंपल रोज टेस्ट करने की कैपेसिटी है। मई के महीने का एवरेज टेस्टिंग ये 3,500 का है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों का आप देखेंगे तो किसी दिन 2400 है, किसी दिन 2600 है।
तो अगर होता यह है, पहले टेस्टिंग होती थी, अब टेस्टिंग उन्होंने बिल्कुल स्टैग्नेंट कर दिए। जब कोरोना का प्रकोप बढ़ता है और पॉजिटिविटी बढ़ती है, यानी पॉजिटिव आने की संख्या बढ़ती है, तो टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। देश में जितने सैंपल लिए जाते हैं उसमें से 5% पॉजिटिव आते हैं, और अगर आपके यहाँ 32% या किसी हफ्ते में 43% या कुल मिलाकर 13 से 18% इस प्रकार से आपके यहाँ पॉजिटिव रुग्ण आते होंगे, तो मुझे लगता है इट्स अलार्मिंग सिचुएशन। आपको टेस्टिंग भी बढ़ानी चाहिए और व्यवस्थाएं भी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, दो बड़ी बातें मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपकी नजर से, आप मुख्यमंत्री भी वहां पर रहे, क्या ऐसी बड़ी चूक हुई, क्या ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था सरकार को, और क्या ऐसा नहीं किया जो करते तो शायद बेहतर रहते? देखिए अंजना जी, दोनों सवाल तो एक ही जैसे है। जो करना चाहिए था वो नहीं किया, वही अगर करते तो बेहतर होता। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोगों ने भी लगातार मुंबई या महाराष्ट्र की परिस्थिति दिखाई, जिस प्रकार से लॉकडाउन का उल्लंघन बार बार हुआ। और वो क्यों हुआ? तो जिस प्रकार की व्यवस्थाएं, देखिए लॉकडाउन अगर सफल बनाना है तो सप्लाईज को डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है। महाराष्ट्र में वो हो नहीं पाया। आपको आश्चर्य लगेगा, जिनके पास रेशन कार्ड है ऐसे भी 3 करोड़ लोगों को उनका राशन मार्च और अप्रैल महीने में नहीं मिला, वो मई महीने में मिला। मई महीने में उनको दिया गया। और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनका तो राशन का कोई हिसाब ही नहीं रहा। इन्होंने कहा उनको तो हम कुक्ड मिल देंगे, वो भी दे नहीं पाए। तो जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सप्लाईज नहीं होता तो सप्लाई के लिए लोग किसी भी हालत में बाहर जाते हैं, और ऐसे समय आपका लॉकडाउन जो होता है उसकी धज्जियां उड़ती है। तो मुंबई में उसकी धज्जियां उड़ना शुरू हुई। दूसरा ये था कि मुंबई में शुरुआत में जो सारे के सारे हॉस्पिटल्स थे, उनको जिस प्रकार से पीपी किट्स देने की आवश्यकता थी, प्रोटेक्टिव गियर्स देने की आवश्यकता थी, आपको आश्चर्य होगा कई दिनों तक मुंबई जैसी जगह पर सरकार के अस्पतालों में भी एनजीओस पीपी किट दे रहे थे, ये खरीद नहीं पा रहे थे। एनजीओस को मिल रही थी लेकिन राज्य सरकार नहीं खरीद पा रही थी। तो एक प्रकार से बड़े पैमाने पर फ्रंट लाइन जो हमारे हेल्थ वर्कर्स है उनको कोरोना वो ग्रसित हुए। आज महाराष्ट्र में पुलिस जो है 1800 से ज्यादा पुलिस कोरोना से ग्रसित हो गई। तो ये जो सारी चीजें, आपको पता होगा नागपुर बेंच में, हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि हमने, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, पर कुछ 1800 पुलिस के लिए मास्क मांगे थे, तो हमको 50 या मिले या 100 मिले या 150 मिले, ऐसा कुछ फिगर उसमें आया। एकदम मतलब इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं जो करनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नहीं की। दूसरा, प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल सरकार नहीं कर पाया। देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले तो बड़े बड़े हॉस्पिटल बंद हो गए क्योंकि कोरोना नॉन कोरोना का प्रोटोकॉल नहीं था। प्रोटोकॉल नहीं था तो उनके यहाँ कोरोना के पेशेंट मिले या उनके मेडिकल स्टाफ में 2-3 लोग मिले तो हमने शुरुआत में तो बड़े बड़े हॉस्पिटल सील कर दिए, तो हॉस्पिटल्स की कमी हो गई। उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज अवस्था ऐसी है कि मुंबई में सरकार के हॉस्पिटल में या अन्य भागों में भी जगह मिलती नहीं है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में 30,000 रुपया पर डे, 40,000 रुपया पर डे। सरकार कहती है हमने कैपिंग की है, कैपिंग में कोई बेड नहीं मिलता। ठीक है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता थी, इन व्यवस्थाओं को ठीक से नहीं किया गया, इसके कारण कोरोना का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। ठीक है देवेंद्र जी, हालांकि अब उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी लेकर अपना एसओपी बनाया है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें धारावी की हैं, आज की हैं। अब ये मानवता के सामने बहुत बड़ा संकट काल है, परिस्थितियां ऐसी हैं, और ये भी एक सच्चाई है कि मुंबई का जनसंख्या घनत्व खास तौर पर धारावी जैसे इलाकों में ऐसा है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी कर पाना किसी के बस की बात नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में आपके सांसद नारायण राणे ने कहा राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए महाराष्ट्र में, क्या आप इसे सही मानते हैं, सहमत हैं इससे? देखिए भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत भूमिका यह है कि हम कोई राष्ट्रपति शासन वगैरह नहीं चाहते, हम कोई सरकार बनाने के लिए इच्छुक भी नहीं है। अभी ये राष्ट्रपति शासन या सरकार बनाने का समय नहीं है। अभी हम सबको मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ऐसे समय मुझे ऐसा लगता है कि राज्य की सरकार अस्थिर हो, राज्य में कोई पॉलिटिकल संकट तैयार हो, ये परिस्थिति नहीं है। तो नारायण राणे ऐसा क्यों कह रहे हैं फिर फडणवीस जी? देखिए नारायण राणे जी हमारे नेता है और वो ठेठ बोलने वाले व्यक्ति है। उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार की अवस्था मुंबई में तैयार हो रही है और सरकार का अस्तित्व ही नहीं दिखता, जब सरकार का अस्तित्व नहीं दिखता तो ऐसी सरकार रहे चाहे नहीं रहे
ये क्या इसका फायदा है? उसकी जगह राष्ट्रपति शासन लगे। तो मुझे लगता है कि ठीक है, भावना में उन्होंने इस बात को कहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अभी राजनीति करने का समय नहीं है। अभी जो सरकार चल रही है उसी सरकार से सक्षमता से काम कैसे लिया जाए, ये प्रयास हमको करना पड़ेगा। और आपने जो धारावी की बात कही, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब सेंट्रल टीम आई थी तो सेंट्रल टीम ने भी धारावी में ये कहा था कि धारावी के जो लोग हैं जिनको कोरोना होता है, उनके जो असिम्टोमेटिक हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स है, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजिए। और उस समय सलाह दी गई थी कि धारावी के लिए आपको 30, 35, 50 हजार लोगों की भी व्यवस्था करनी पड़े तो व्यवस्था कीजिए, क्योंकि उसके कारण धारावी में ये स्प्रेड नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसके ऊपर भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई और सेंट्रल टीम ने जो कहा उसको दरकिनार कर दिया गया। तो इसके कारण फिर निश्चित रूप से जो घनता है, उस घनता के कारण वहां पर इन्फेस्टेशन बढ़ना शुरू हुआ, इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हुआ। मुझे लगता है राज्य सरकार की ओर से जिस प्रकार से तेजी से निर्णय लिए जाने चाहिए, वो निर्णय नहीं लिए जा रहे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अगला सवाल मेरा, नारायण राणे के कहने की वजह से हुआ या जो भी वहां पर अंदर खाने बीजेपी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है उसकी वजह से हुआ? लेकिन सामना में बीते दिन दबे हुए अंदाज, छिपे हुए अंदाज में नहीं, फडणवीस साहब खुलकर धमकी आई बीजेपी के लिए। उसमें लिखा गया विरोधियों की संख्या 105 है, इतनी बनी रहे ये हमारी शुभकामना है। सरकार के पास 170 है, अगर 200 हो जाएं तो विरोधी सरकार को दोषी ना माने। ये लिखने की नौबत क्यों आई? गीदड़ भपकियों से डरने वाली बीजेपी नहीं है। अंजना जी शब्द इस्तेमाल कर रहा हो, गीदड़ भपकियों से डरने वाली बीजेपी नहीं है। सरकार में, सरकार की पार्टियों में इतना असंतोष है, पहले उसको समाप्त करने की कोशिश करे। हमारा नंबर हम जिस दिन बढ़ाने का तय करेंगे उस दिन बढ़ जाएगा, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारे से कोई टूटने वाला नहीं। अगर टूटने वाला होता तो एक सीट ज्यादा लड़ा कर देख लेते ना। ये जब एमएलसी का चुनाव हुआ, क्यों इनको पीछे लेना पड़ा? उनको ये पता था कि उनके ही वोट टूटेंगे, क्योंकि उनके ही लोगों में बहुत नाराजगी है। और मैं अंजना जी आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, सामना में जो लिखा जाता है उसको बहुत सीरियसली मत लीजिए। वो कोई सारी चीजें सीरियस लेने लायक चीजें नहीं होती है। वो तो जिस दिन जो उनके मन में आता है, एक दिन राज्यपाल जी के विरोध में लिखते हैं, फिर दूसरे दिन राज्यपाल जी के यहाँ जाकर उनको नमस्कार करते हैं, फिर तीसरे दिन उनकी तारीफ लिखते हैं, फिर चौथे दिन उनके खिलाफ लिखते हैं। ये सामना की आदत है, लेकिन उसको सीरियसली मत लीजिए। लेकिन फडणवीस जी उनका तो क्या, और ये सिर्फ सामना की बात नहीं है, वो आरोप सीधे लगा रहे हैं। चाहे शरद पवार जी हो, ठाकरे जी हो, सबका ये कहना है कि राज्यपाल तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की भूमिका में आ गए हैं। पहली बात तो ये है, ये सारे लोग राज्यपाल जी पे आरोप भी लगाते हैं, उनके यहाँ जाके उनकी तारीफ भी करते हैं, मीडिया में भी उनकी तारीफ करते हैं। अंजना जी, एक मोडस ऑपरेंडी आप ध्यान में लीजिए। ये सारी बातें ये क्यों कर रहे हैं? ये बातें करने से जो चर्चा का एजेंडा है वो चेंज होता है, नरेटिव चेंज होता है। वे चाहते हैं कि कोरोना की चर्चा कम से कम हो। महाराष्ट्र की कोरोना की परिस्थिति और महाराष्ट्र सरकार का जो फेलियर है, वो फेलियर सामने आने के डर से रोज एक नया नैरेटिव वो छोड़ देते हैं, रोज एक नई चर्चा की ओर वो मोड़ देते हैं, ताकि वो चर्चाएं चलती रहे और कोई ये ना पूछे, अंजना जी ये ना पूछे कि 105 लोग कैसे गुजर गए, अंजना जी ये ना पूछे कि ये धारावी में क्या हो रहा है। इस प्रकार की चर्चा दूर भटकाने के लिए इस प्रकार के विचार वो रखते हैं, इस प्रकार का नैरेटिव वो करते हैं। लेकिन हम भटकने वाले नहीं है। वो आरोप लगाए, वो प्रत्यारोप लगाए, वो राजनीति करे, कोई भी चीज वो करे, जनता की चिंता और जनता की वेदना ये सामने रखना हमारा काम है। आपने कहा कि सरकार में असंतोष है, वो उसको संभाले। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सब ठीक नहीं है आपके मुताबिक? राहुल गांधी ने कामकाज के तरीकों पर सवाल कर दिया और एक तरह से उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा वो संभाले, वो फैसले लेते हैं। क्या खटपट है सरकार में? हाँ, बिल्कुल खटपट है। आप देखिए ना, पृथ्वीराज चव्हाण जी का आप स्टेटमेंट देख लीजिए, कांग्रेस के अन्य नेताओं का देख लीजिए, एनसीपी के कुछ लोगों का देख लीजिए। शिवसेना में अंदरूनी जिस प्रकार का असंतोष है, जरा एक बार संजय राउत शिवसेना के मंत्रियों से और एमएलए से बात करके देखे, उनको तो ये लगता है कि हम डमी हो गए। इस प्रकार की अवस्था वहां पर है और मुझे ये लगता है उसकी ओर ज्यादा उन्होंने ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देश में राज करने वाली पार्टी है, अनेक राज्यों में हमारी सरकार है, यहाँ सबसे बड़ी पार्टी
अपोजिशन में हम होंगे, पर इन तीनों से दुगने सीटें हमारे पास है, इसलिए इन्होंने अपनी चिंता करनी चाहिए, हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अंदर खाने आप सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं? एक स्पष्ट जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हमको सरकार बनाने की कोई जल्दी नहीं है। देखिए, अंतर विरोधों की सरकार है। वो तो कह रहे हैं सर कि हम सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, हम सब एकजुट हैं। आप सीएम होते 3 ऐसे काम जो आप अलग करते। पहले तो मैं सीएम नहीं हूं, इसलिए मैं सीएम होता तो क्या करता ये नहीं कहता, पर ये सरकार ने क्या करना चाहिए ये मैं बताता हूं। अगर आप कुल टेस्ट के बारे में देखेंगे, ये जरूर है कि शुरुआत में टेस्ट अच्छे तरीके से हो रहे थे, बाद में नंबर इतना कम कर दिया कि अब अगर हम टोटल जनसंख्या के अनुसार टेस्ट का हिसाब, तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र में स्प्रेड है, कम स्प्रेड वाली जगह कम टेस्ट चल सकती है, पर जिस प्रकार का महाराष्ट्र में स्प्रेड है, कई राज्य महाराष्ट्र से ज्यादा यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं, और जितनी टेस्टिंग इतने स्प्रेड में होनी चाहिए उतनी टेस्टिंग ये सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है। उल्टा, मैंने मुंबई का उदाहरण आपको बताया, लोगों के मरने की संख्या क्यों बढ़ रही है? टेस्टिंग जैसे जैसे कम होता जाएगा, वैसे वैसे जिनको कोमॉर्बिडिटी है, ऐसे लोग एट रिस्क आएंगे और ऐसे लोग मरेंगे। आज वही परिस्थिति हमको दिखाई पड़ती है, और इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, हमको कोई सरकार बनाने की जल्दी नहीं है। यह सरकार अपने अंतर विरोधों से गिरेगी, जब तक चल रही है तब तक चलेगी। ये जब तक चल रही है, हमारी इतनी इच्छा है कि कम से कम कोरोना का मुकाबला ताकत के साथ कीजिए, कोरोना का मुकाबला हिम्मत के साथ कीजिए। लेकिन आज जो हालत है उसमें तो मुंबई बेहाल है। हमने देखा है पुणे, मुंबई, इन 2 शहरों को आने वाले वक्त में भी शायद लॉकडाउन 6 में बहुत सख्ती के साथ यहां पर नियम मानने पड़ेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में सर, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष तो यही है कि आप क्या 2 ऐसे 3 ऐसे सुझाव दे सकते हैं जिससे परिस्थिति बेहतर हो, क्योंकि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और जो गाड़ी है उसका प्रोजेक्शन तो यही है कि हम सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, और चमक तो ऐसी दिखती है कि कई बॉलीवुड सितारे बेस्ट सीएम भी कहते हैं। देखिए, जिन बॉलीवुड सितारों ने पहले ट्वीट किया, अब वो उनके ट्विटर अकाउंट शांत है, कुछ कह नहीं रहे। वो सारे के सारे ट्विटर अकाउंट अभी बंद है। महाराष्ट्र सरकार के कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि उनको ये पता है कि अब अगर ऐसी बात वो कहेंगे तो जो ट्विटर कम्युनिटी है वो कम्युनिटी उनको जवाब पक्का देगी। लेकिन वो छोड़ दीजिए, मैं बिल्कुल इतना कहना चाहता हूं कि 2 चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज ये है कि लॉकडाउन तो महत्व का है ही, पर लॉकडाउन से एग्जिट पॉलिसी भी महत्व की है, उसका भी विचार हमको करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने एक सुझाव राज्य सरकार को दिया है कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों की एक टीम तैयार कीजिए। उनमें से जो उस क्षेत्र के प्रमुख लोग हैं उनके साथ कुछ डॉक्टर्स, और उनको ये कहिए कि आप अपने क्षेत्र का प्रोटोकॉल तैयार कीजिए। कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए आपका क्षेत्र कैसे खुल सकता है, कितना प्रतिशत खुल सकता है, 10%, 20%, 50%, 100%, कहां पर कितना खुल सकता है, ऐसे प्रोटोकॉल तैयार करके एक एग्जिट पॉलिसी तैयार करके अर्थव्यवस्था को खोलने का प्रयास कीजिए। ठीक है। दूसरी चीज, मेरा मानना यह है कि स्पाइक आया हुआ है, स्पाइक कंटिन्यू होने वाला है, ये केसेस बढ़ने वाली है। इस चीज को समझकर हम लोग हमारी तैयारियां करें। बड़े पैमाने पर हम लोग बेड्स की व्यवस्था करें, बड़े पैमाने पर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करें, लेकिन उसके साथ साथ इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेट करने के लिए पैरामेडिक्स कहां से आएंगे, डॉक्टर्स कहां से आएंगे, इसकी भी व्यवस्था करें। स्ट्रैटेजी आगे के लिए तब जाकर हम इस स्ट्रैटेजी से लोगों को बचा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सवालों का जवाब देते हुए हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद। स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से की शुरुआत कोरोना अपडेट के साथ। देश में 24 घंटे में कोरोना के 6,566 मामले आए हैं। मरीजों की संख्या कुल मिलाकर हिंदुस्तान में 1,58,333 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 194 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण का आंकड़ा, मौतों का आंकड़ा बेहिसाब बढ़ रहा है। कोरोना से देश में अब तक 4,531 लोगों की मौत हुई है। पुलवामा की ही तरह बड़ी आतंकी हमले की फिराक में था पाकिस्तान, लेकिन भारत की सतर्क सुरक्षा एजेंसीज ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया, या फिर यूं कहिए धुआं कर दिया। जी हां, जिन विस्फोटकों के जरिए यह आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे, उसी को आसमान में उड़ा दिया। कान सुन हो गए होंगे पाकिस्तान के।
भारत रात और दिन कोरोना वायरस को देश से उखाड़ फेंकने में लगा है। अमेरिका कोरोना वायरस को मिटाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहा है। जर्मनी में कोरोना के खिलाफ एक बड़ी जंग चल रही है। ब्रिटेन कोरोना को हराने के लिए रात और दिन लगा हुआ है। जापान भी कोरोना से निपटने के लिए नई नई रणनीति बना रहा है। जंग में ब्राजील तो भारत की भर भर कर तारीफें कर रहा है। कोरोना का वर्ल्डोमीटर 58 लाख से ऊपर घूम गया है। दुनिया कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन से लेकर दवाइयों पर दिमाग लगा रही है, लेकिन पाकिस्तान है कि उसके दिमाग में कोरोना काल के अंदर भी आतंक का जहर घुला हुआ है। जिस मुश्किल वक्त में दुनिया के देश एक दूसरे से दवाइयों का आदान प्रदान कर रहे हैं, वैक्सीन पर चर्चा कर रहे हैं, और पाकिस्तान भारत में आतंक का सामान भेज रहा है कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ भी कोरोना से बुरा हाल है। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 60,000 के पास पहुंच गई है। कोरोना से रोजाना लोग दम तोड़ रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने नहीं आ रही है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका बस इसी फिराक में लगे हुए हैं कि कोरोना काल का फायदा उठाकर किसी तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कुत्ते की पूंछ को 20 बरस नली में रखा गया, लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकली। लेकिन ऐसी पूंछ को सीधा। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने जिस तरह से एक 45 किलोग्राम आईडी से भरी कार को उड़ाया। पुलिस का कहना है कि उनके पास खबर मिली थी कि आतंकियों की तरफ से एक साजिश रची जा रही है, जिसमें पुलवामा 2 के तहत जिस अंदाज से सीआरपीएफ पर हमला हुआ था, उसी तरह सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश थी। लेकिन उनके पास खबर मिली, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। एंटी बॉम्ब स्क्वाड जो सुरक्षा बलों का है वो घटनास्थल पर पहुंचा और विस्फोटक को बर्बाद कर दिया, जिसमें वो गाड़ी भी तबाह हो गई। ब्लास्ट और आईडी की शिद्दत इस हद तक थी कि जो ये ब्लास्ट था, इसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई और इस ब्लास्ट में गाड़ी के साथ साथ कई घरों को नुकसान भी पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि इस ब्लास्ट को इस्तेमाल करने से पहले ही गाड़ी समेत ब्लास्ट को पुलिस ने डिफ्यूज करके तबाह कर दिया। अशरफानी, श्रीनगर, आज तक। ये आतंक चरित्र पुराना है। अब आपको दिखाते हैं कोरोना काल में भी कैसे पाकिस्तान जहर उगल रहा है। एक तरफ चीन की चापलूसी और भारत के खिलाफ ये आतंकी साजिश। इमरान खान प्रधानमंत्री पाकिस्तान कैसे कर रहे हैं प्रधानमंत्री पर भारत के खिलाफ ट्वीट, देखिए। है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। ये पाकिस्तान का जहर है जो कोरोना काल में भी रिस रहा है। शाहिद आफरीदी ही नहीं, इमरान खान की जुबान भी भारत के खिलाफ कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। नाजी विचारधारा की तरह भारत सरकार की अहंकार से पूर्ण विस्तारवादी नीतियां भारत के पड़ोसियों के लिए खतरा बन रही हैं। नागरिकता कानून के माध्यम से बांग्लादेश, सीमा विवाद के जरिए नेपाल और चीन के लिए, और झूठे अभियान चलाकर पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किलें पैदा की जा रही हैं। एक कहावत है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये बातें इमरान खान की जुबान से रत्ती भर भी अच्छी नहीं लगती। पाकिस्तान इस वक्त चीन की चापलूसी में भी लगा हुआ है। वो जानता है कि भारत और चीन के बीच खटास चल रही है, तो एक तरफ को इसका फायदा उठाने की कोशिश में है, दूसरी तरफ भारत में दहशतगर्दी की सप्लाई भी कर रहा है। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। पुलवामा में पाकिस्तान ने भारत को 14 फरवरी 2019 की तरह दहलाने की साजिश रची, लेकिन सारी साजिश पर भारतीय जवानों ने पानी फेर दिया। पिछले साल पुलवामा में आतंकियों ने आरडीएक्स भरी एक गाड़ी को सीआरपीएफ के काफिले में घुसा दिया। इस आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए, लेकिन इस दफा आतंक का पुलवामा प्लान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने बड़ी आतंकवादी घटना को कश्मीर घाटी में विफल कर दिया है। ये घटना अगर होती तो बहुत बड़ा सैन्य नुकसान हो सकता था। पाकिस्तानी आतंकवादियों की इस चाल को एक बार फिर हमारे सजग जवानों ने, हमारे जांबाज योद्धाओं ने कश्मीर घाटी में विफल कर दिया है।
और पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। नापाक आतंकियों ने पुलवामा के लिए बड़ी तगड़ी प्लानिंग की थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां उनसे भी ज्यादा मुस्तैद थी। आतंकी सेंट्रो कार में आईडी लेकर घुस तो गए, मगर मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। इमरान खान का जहर और उसका मुकाबला करती हमारी सुरक्षा एजेंसियां, लेकिन एक और बड़ी परेशानी जिसका सामना इस वक्त हिंदुस्तान कर रहा है कोरोना के बाद, अब ये टिड्डियों का अटैक। इसका क्या है उपाय? कहां पर हो रहा है ये टिड्डियों का हमला? इस रिपोर्ट में देखें। 27 साल बाद एक बार फिर टिड्डियों ने देश पर बड़ा हमला बोला है। हम आपको बता दें कि करोड़ों की संख्या में टिड्डियों का यह दल पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुस रहा है। भारत में टिड्डियों का यह दल कहां आतंक मचा रहा है, इसकी रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको बता दें कि 1.5 लाख टिड्डियों का वजन करीब 1 टन हो सकता है, जो एक दिन में 10 हाथियों के बराबर खाना खाते हैं। देश के कई राज्यों में आतंक मचाने वाले टिड्डी इन दिनों लॉकडाउन में कोरोना वायरस के बाद दूसरी सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि ये टिड्डी दल देखते ही देखते हरे भरे खेतों को चट कर जा रहे हैं। अभी तक जिन प्रदेशों में टिड्डियों का यह दल पहुंचा है, वहां खेतों में खड़ी हजारों एकड़ फसल खराब हो गई है। अभी तक इन टिड्डियों ने पाकिस्तान में सर्वनाश किया है और अब हिंदुस्तान में घुस चुकी हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में इन टिड्डियों ने आतंक मचा रखा है और अब ये उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर ओडिशा और पंजाब में भी टिड्डियों का अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में टिड्डियों के लिए प्लानिंग की जा रही है। टिड्डियों के दल के बीच उड़ते इस ड्रोन को देखिए। इसके लिए टिड्डियों के दल को भगाने की कोशिशें हो रही है। पाकिस्तान से टिड्डियों का दल राजस्थान पहुंचा तो जयपुर तक टिड्डियों ने कब्जा जमा लिया। टिड्डियों के बड़े हमले की आशंका के चलते बाड़मेर प्रशासन ने हेलीकॉप्टर और ड्रोन मांगे, बीएसएफ की मदद मांगी। प्राइवेट और सरकारी फायर ब्रिगेड से टिड्डी रोकने की तैयारियां की गई। दौसा जिले में पिछले एक सप्ताह में टिड्डियों के 6 दलों ने अलग अलग जगह पर हमला किया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान भी हुआ है। सोमवार को जयपुर जिले में आतंक मचाने वाले टिड्डियों ने देर शाम दौसा जिले के कोटापट्टी गांव में पड़ाव डाल लिया था। ये छठा टिड्डी दल है जो दौसा जिले में प्रवेश कर रहा है और एक दल और चल रहा है इधर आंधी के आसपास, उसकी लोकेशन बताई जा रही है, 7वां दल है वो। तो 3 दलों को तो जो यहाँ ठहरे थे उनका हमने यहाँ अच्छी तरह 60-70% तक उपचार कर दिया था, यहाँ पे उनको मार दिया था। और अब अगर ये दल ठहरता है यहाँ रात में तो जहाँ भी ठहरा होगा वहाँ पूर्ण तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी टीमें हमारी बनी हुई है, संसाधन हमारे पास सारे पहले से ही। झांसी में आने वाला टिड्डी दल तो करीब 3 किलोमीटर लंबा है। लोग डरे हुए हैं और उन टिड्डियों को मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर रहे हैं। ये टिड्डी दल फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी शायद एक और बात मुझे ये भी कहना है कि इसका जो मूवमेंट है सुबह तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और दोपहर भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, लेकिन शाम पे इसकी मूवमेंट जब ठंडी हवा निकलती है तभी तो इसकी मूवमेंट ज़्यादा है। मतलब ये वही टिड्डी दल है जो अन्य जगह से आ रहा है, जैसे राजस्थान से आ रहा है, तो फिर इस गर्मी हवा पे इसकी मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन शाम 4 बज जाते हैं तो फिर इस टिड्डी दल की जो मूवमेंट है बढ़ जाती है। अच्छा, मध्य प्रदेश की सीमा से यूपी के सोनभद्र के घोरावल ब्लॉक में भी टिड्डी दल अटैक कर चुका है। इसकी जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और कृषि विभाग हरकत में आ गया। आनन फानन में एक टीम गठित कर रातों रात प्रभावित इलाकों में इनसे निपटने के लिए दवा का छिड़काव शुरू कर दिया गया। प्रयास ये किया गया है कि टिड्डी दल जो उत्तर प्रदेश की ओर आ रहा है, जहां कहीं पर भी बैठने की कोशिश करता है उनके ऊपर छिड़काव करके उनको मार दिया जाए, या वो बैठने की स्थिति में नहीं रहते हैं तो शोर मचा करके उनको टीन, डब्बे, बक्से आदि मुंह की आवाज़ निकाल करके या अन्य जो डीजे आदि हैं उनके द्वारा जो है वो आवाज़ निकाल करके सायरन वगैरह बजा करके उनको भगा दिया जाता है। मध्य प्रदेश के जिले में टिड्डी दल ने प्रवेश किया तो शहर में चारों तरफ टिड्डियों का झुंड दिखाई देने लगा। कहा जा रहा है कि आवाज से टिड्डियां भाग रही हैं, लिहाजा यहां ताली थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की भरपूर कोशिश की गई। देश में अब तक का यह सबसे बड़ा टिड्डी अटैक है। साल 1993 में इन टिड्डियों ने बड़ा हमला किया था। इस बार ये टिड्डियां ईरान के रास्ते पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंची हैं। सबसे पहले इन्होंने पंजाब और राजस्थान में फसलों को नुकसान पहुंचाया
और अब ये दल झांसी तक पहुंच गया है। आज तक ब्यूरो। 27 साल बाद हिंदुस्तान में ये टिड्डियों का ऐसा अटैक है। 60 मुल्क इससे परेशान हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में टिड्डियों के हमले से अब तक 1,25,000 एकड़ कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि एक टिड्डी दिन भर में 100 से 150 किलोमीटर तक उड़ान भर सकती है और 20 से 25 मिनट में पूरी फसल बर्बाद कर सकती है। लेकिन ये टिड्डी दल अचानक आया कैसे? तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में बेमौसम बारिश ने इन टिड्डियों को फलने फूलने का मौका दिया है। रेतीली मिट्टी और नम बालू में अंडे देने वाले टिड्डी दल वैसे तो जून से नवंबर तक सक्रिय होते हैं, लेकिन इस बार बेमौसम बारिश से पनपे मुफीद हालात में उन्होंने फरवरी, मार्च, अप्रैल में ही अपना कुनबा बढ़ाया है। इसीलिए राजस्थान और पंजाब क्षेत्र में इन्हें रोकना मुश्किल हो गया और ये आगे बढ़ गए। अभी देश के कई राज्यों में टिड्डियों के दल का जो आतंक है वो फैला हुआ है और उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर हमने 2 दिन पहले ही सभी तात्कालिक मेजर लेने के लिए दिल्ली के जितने रेवेन्यू कमिश्नर्स हैं, डीएम हैं, तीनों एमसीडी को, उनके कमिश्नर को, एनडीएमसी को एडवाइजरी जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक उत्तरी हिंद और अरब सागर में 2018 में आई साइक्लोनों की वजह से सऊदी अरब में मौसम में भारी फेरबदल हुआ था। वहां बारिश के बाद रेगिस्तानी इलाकों में भी पानी भर गया था। ये वही अरब रेगिस्तान है जहां टिड्डी पाई जाती थी और मौसम में बदलाव के कारण यहां भयंकर टिड्डी दल सामने आए। बेकाबू टिड्डी दल अरब से यमन और ओमान पहुंच गए। वहां भी बारिश ने टिड्डियों को पनपने का मौका दिया। अब हवा के रुख के चलते पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंच चुके टिड्डी दल किसानों में हड़कंप मचाए हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक टिड्डियों की उम्र महज 90 दिन होती है और हवा में 5000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकते हैं। इनसे दुनिया के करीब 60 देश प्रभावित हैं। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।